हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोड ऑफ एथिक्स डाउट को। अगर मैं बात करूँ कोड ऑफ एथिक्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा कंफ्यूजन टॉपिक है, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि सिंपल वे में आपको मिल रहा है कोड ऑफ एथिक्स और वही चीज़ आपको बस करनी है तो आपका कोड ऑफ एथिक्स का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ एग्जाम में कभी भी कोड ऑफ एथिक्स आपका 10 मार्क्स में नहीं आ सकता, बट हाँ कोड ऑफ एथिक्स आपके 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में आ सकता है। तो बस आज के वीडियो में जो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे कोड ऑफ एथिक्स को हम डिस्कस करेंगे अपने 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको 5 मार्क्स का कंटेंट आता है तो ऑफकोर्स ये बात है, अगर 3 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में आ गए तो आप उसको अपने आप से लिख सकते हो। बस आपको कंटेंट को प्रिस्क्राइब्ड या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो बस आज की वीडियो में जो कोड ऑफ एथिक्स को डिस्कस करें वो हम डिस्कस करेंगे 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो कभी भी कोड ऑफ एथिक्स लिखे तो उससे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है नर्सिंग की। क्यों? क्योंकि जो कोड ऑफ एथिक्स होता है वो आपका प्रोफेशनली रहता है और आपका प्रोफेशन क्या है, नर्सिंग में। तो सबसे पहले आप क्या ऐड ऑन करेंगे, नर्सिंग की डेफिनेशन। नर्सिंग की डेफिनेशन दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1860 में। डेफिनेशन में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ASMR खुद से नहीं ऐड करना है, खुद से ना कुछ ऐड करना है, ना इसके जो वर्ड्स हैं उसको ना रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1860 में दी थी और किसी की कोई भी डेफिनेशन दी होती तो आपको एज इट इज कॉपी में लिखना होता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या डेफिनेशन दी थी नर्सिंग की, द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग नर्सिंग क्या है, एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम इन्वायरमेंट को यूटिलाइज करते हैं। इन्वायरमेंट मतलब कि जो हमारे आसपास की चीजें हम उसको ही अपने प्रयोग करके पेशेंट की कंडीशन को रिकवर करते हैं, पेशेंट को असिस्ट करते हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेफिनेशन आपको एज इट इज अपने कॉपी में लिखना है। फिर हम डिस्कस करते हैं कोड ऑफ एथिक्स क्या है। तो सबसे पहले कोड ऑफ एथिक्स में एक शब्द आ रहा है एथिक्स। इस एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स आपका एक ग्रीक वर्ड है, वहां से आया। उस ग्रीक वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एथोस कहते हैं। क्या कहते हैं? एथोस, ETHOS। एथोस का मतलब होता है कस्टम और कस्टम का मतलब होता है मॉरल। अब मैं चीजों को आसानी से समझाता हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर होती रहे। कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए और क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना, तो आपको ना क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना होता है। तो कोड ऑफ एथिक्स का इंट्रोडक्शन ये कहता है, कोड ऑफ एथिक्स में जो एथिक्स वर्ड है वो आपका ग्रीक वर्ड से आया। उस ग्रीक वर्ड का मतलब, उस ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं, उसको एथोस कहते हैं। एथोस का मतलब क्या होता है? कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है? मॉरल। मतलब कि जो भी आप सोसाइटी में देख रहे हो, मॉरल चीजें, कस्टम चीजें को देख रहे हो, वो सारी चीज आपकी किस में आ जाती है? एथिक्स में आ जाती है। एथिक्स का मतलब क्या होता है? अब आप कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हो, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब एथिक्स का मतलब भी तो बताएंगे। अब एथिक्स क्या होता है? एथिक्स ये डिफाइन करता है, एथिक्स इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल that govern right conduct and is designed to protect the rights of a human being। तो एथिक्स क्या है? एथिक्स का मतलब है एक इसमें सेट होते हैं जिसमें बहुत सारे रूल्स और प्रिंसिपल दे रखे होते हैं। ये जितने भी रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं ये गवर्नमेंट के राइट के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब गवर्नमेंट को पता है और उनको ये भी पता है कि ये एकदम राइट तरीका है कंडक्ट कराने का, जिससे कोई भी चीज इन्होंने डिजाइन करी है उसको हम लोग प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ह्यूमन बीइंग, जो हम लोगों की सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग है, जो पर्सन है, उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो एथिक्स का मतलब ये होता है। अब आप कोड ऑफ एथिक्स में ये लिख जाने के बाद में क्या लिखोगे? पर्पसेस लिखोगे। पर्पस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 5 पर्पसेस होते हैं। अब ये 5 पर्पस ऐसे पॉइंट में करके मत लिखिएगा, कभी भी आए तो प्रेजेंटेशन करने के तो बी पे सबसे पहले आप कॉपी में लिखेंगे पर्पस, फिर सर्कल, क्लाउड, एज यू विश, एज यू वांट। फिर आपको इस तरीके से 1 2 3 4 5 अपने 5 पॉइंट को एरो के आगे लिख देना है। इस तरीके से आपको पर्पस को प्रेजेंट करना है। मैंने तरीका भी बता दिया किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। तो आपके 5 पॉइंट क्या है? सबसे पहले है आप इसमें स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो। अब एथिक्स स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करता है? फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है और एक दूसरी तरफ वही बच्चा जो इनको फॉलो नहीं करता है। तो सोसाइटी में स्टैंडर्ड किसका होगा? उसका ही ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है उसी के स्टैंडर्ड होगा ना। जिसका बिहेवियर अच्छा होगा उसी के स्टैंडर्ड अच्छा होगा ना, जो सारी चीजों को एक राइट वे में करता है, एक डिजाइन वे में करता है। फिर है जनरल गाइडेंस। अब एथिक्स से तो आपको एक गाइडेंस मिल रही है। फॉर एग्जांपल, आप कॉलेज आते हो और अगर आपको INC गाइडलाइंस ना दे तो आप किस बेसिस पे वर्क करोगे? आपका कॉलेज किस बेसिस पे वर्क करेगा? आपकी किस बेसिस पे स्टडी होगी? तो गाइडलाइंस से क्या होता है, आप चीजों को और अच्छे तरीके से करते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। जब आपको हम राइट्स, मतलब अब नर्सिंग कर रहे हो, नर्सिंग में आप जब हर एक चीज को आप सही गलत में देख रहे हो तभी आप पहचान पा रहे हो ना कि क्या सही है क्या गलत है। तो एथिक्स का क्या है? ये आपको एक रूल्स और रेगुलेशन का एक सेट प्रोवाइड करता है जिससे आपको चीजें क्लियर हो कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड के लिए, पर्सन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है।
फिर क्या है, ये इनेबल्स करता है करेक्ट डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है मिस्टर राम, अभी मैं आपको एक सिनेरियो क्रिएट करती हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा। इनकी उम्र है 85 ईयर, ओके। ये मेडिसिन वार्ड में एडमिट है। इनको मॉर्निंग की मेडिकेशन लगनी थी। मेडिकेशन में कुछ नहीं था, एंटीबायोटिक था और एंटी एमेटिक्स था और एंटासिड था। एंटासिड मतलब कि आपकी रेंटिडीन। नेक्स्ट एंटीबायोटिक में जैसे कि अमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल, समथिंग एल्स, और एंटीएमेटिक्स में आपकी आ गई ओंडेस्ट्रॉम। तो अब आपको ये 3 मेडिकेशन लगानी थी मॉर्निंग में। मॉर्निंग का समय था इनका 7 AM का। आपने मेडिकेशन लोड तो कर ली, बट 7 AM की जगह आप उनको 9 AM पे लगाने जा रहे हो। अब आपके सामने कोई पर्सन ऐसा करे 7 की जगह 9 पे लगाने जाए, तो आप क्या करोगे? आपको तुरंत यही आएगा ना कि ये तो गलत है, 9 AM पे मेडिकेशन लग रही। पहली चीज तो मॉर्निंग का शेड्यूल ही हट गया, तो इसको तो लगाने नहीं चाहिए। सेकेंड, जो आपने डिजोल्व करके मेडिकेशन को रखा, तो मेडिकेशन सी बेकार गई है, क्योंकि एंटीबायोटिक लोड करने के बाद आपको तुरंत लगाना होता है और एंटीबायोटिक आपकी खराब हो जाते हैं। तो आपको सही गलत में कैसे पता चला? कब पता चला? जब आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज थी, जब आपके पास रूल्स थे, आपको पता है रूल्स क्या है, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करवाई गई है। प्रैक्टिस इन द सेंस, जब आप वार्ड में थे तब आपने प्रैक्टिस करी, तब आपको पता है कि जब एंटीबायोटिक होता है तो उसको हम लोग किस तरीके से लगाते हैं, साथ ही साथ उसको हम लोगों को कैसे डिजोल्व करने के बाद तुरंत लगाना है। तो आपको करेक्ट डिसीजन लेने में तब पता चला ना, जब हमने एथिक्स प्रोवाइड करे। तो एथिक्स का एक पर्पस है कि आपको करेक्ट डिसीजन में हेल्प करती है। कोई भी चीज आपको कंफ्यूजन क्रिएट करे ना, तो इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट कर लो। ये जो सिनेरियो होते हैं ना, वो आपको इतने अच्छे एग्जांपल देते हैं ना कि आपको सारे पर्पसेस, मतलब मेरे कहने वाले सिर्फ पर्पसेस नहीं, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाते हैं। फिर प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल। आप एक इंडिविजुअल का राइट है कि उसको करेक्ट केयर मिले, करेक्ट मेडिकेशन मिले। क्या पता ये मेडिकेशन जब 9 बजे लगाएं तो क्या पता इनकी डेथ भी हो जाए, तो आप क्या कह सकते हैं? फिर आपके पास तो लीगल एस्पेक्ट है, आपको तो कभी कुछ नहीं होगा, बट एक पर्सन की आप ऐसे कैसे जान तो नहीं ले सकते हो ना। तो उसके पास उसका राइट है कि उसको एक परफेक्ट केयर मिले, तो उस केयर के लिए एथिक्स वर्क करता है। ये अगर आप यहाँ पे एथिक्स लगाओ ना, तो कभी आप 9 बजे उनको मेडिकेशन नहीं दोगे। उनका मेडिकेशन 7 बजे का, तो आप 7 बजे दोगे। और कभी भी आप करेक्ट टाइम पे कोई चीज करोगे ना, तो उनका जो राइट है वो भी नहीं छीनेगा, उनको एक परफेक्ट केयर भी प्रोवाइड होगी। कोड ऑफ एथिक्स के पर्पस है 4 से 5, मतलब 5 पर्पस है, लेकिन मीनिंग इनका डीप है। इसीलिए कभी भी आप लिखो ना, तो उनको 5 को अलग अलग करके उसको समराइज वे में भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है कोड ऑफ एथिक्स के? तो सबसे पहला है जस्टिस। जस्टिस में आप क्या करते हो? इक्वालिटी मेंटेन करते हो। आपको नाम और नाम का मीनिंग लिखना होता है एक सेंटेंस में। जैसे कि जस्टिस का मतलब होता है इक्वालिटी। अगर आप कोड ऑफ एथिक्स करोगे तो आपके वार्ड में जितने भी पेशेंट्स, आपके लिए सारे पेशेंट इक्वल हैं, आप उसमें कोई भी पार्शलिटी नहीं करोगे। और एक पेशेंट के साथ गलत हुआ तो आप उसके साथ ट्रीट ऐसा नहीं कि गलत ही करोगे। फिर आपका दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल का बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का मतलब होता है काइंडनेस। आपका जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसमें सबसे पहला वर्ड होता है काइंडनेस का। आपको हर के प्रति काइंड रहना है और साथ ही साथ आपको वो सारी ड्यूटी को अच्छे से मेंटेन करना है। फिर नॉन मेलफिसेंस मतलब कि नो हार्म। आपको किसी पेशेंट या किसी पर्सन को हार्म नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम कोई केयर प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई ऐसा प्रोसीजर तो जिसमें पेशेंट को हार्म हो रहा होता है, तो उस पर वही प्रोसीजर को हम लोगों को क्विट कर देना होता है, रोक देना होता है, स्टॉप कर देना होता है। या तो आप पेशेंट से जब भी कंसल्ट लो तो आप उसको पूरी बात बताओगे। इस प्रोसीजर के दौरान आपको दर्द भी होगा, आपकी कंडीशन बुरी भी हो सकती है। जब पेशेंट अलाउ करे तभी आप करेंगे। उसमें ऐसा नहीं पेशेंट को हार्म होता जा रहा और आप वो काम करते जा रहे हैं। पेशेंट के केयर के लिए आपको वर्क करना है, लेकिन पेशेंट को हार्म नहीं करना है। तो ये आपका था तीसरा प्रिंसिपल। चौथा प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने एक सिनेरियो किया था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट को मेडिकेशन देना 7 बजे। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट रहे हो तो पेशेंट की केयर कैसे अच्छी प्रोवाइड होगी? तो आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है हर एक पेशेंट के प्रति। आपको अपनी जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है एक नर्सिंग में, एक जितने भी प्रोफेशन है वो सब आपको मेंटेन करनी है। नेक्स्ट है फाइडेलिटी। फाइडेलिटी मतलब लॉयल्टी। आपको लॉयल रहना है। अब लॉयल का मतलब वो वाला लॉयल नहीं है जो आप समझ रहे हो। लॉयल का मतलब होता है आपको अपने प्रोफेशन के लिए लॉयल रहना है। आप प्रोफेशन के लिए लॉयल हो। जैसे कि अगर आपसे फॉर एग्जांपल स्किप हो गया 7 AM की, अभी सिनेरियो के एक पे चल रहा है 7 AM वाली मॉर्निंग की मेडिकेशन, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 9 AM या 11 AM पे लगा के अपनी प्रॉब्लम को, अपनी जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको हाइड कर दो। नहीं, आपको लॉयल रहना। अगर आपकी स्किप हो गई है तो आप रिकॉर्ड में मेंशन करोगे और साथ ही साथ उसको मेंटेन करने के चक्कर में आप गलत काम नहीं करोगे, मतलब फिर से मेडिकेशन नहीं करोगे, फिर झूठ में उसमें रिकॉर्डिंग मेंटेन नहीं करोगे। ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम आपके पास है, आप अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग कोड ऑफ एथिक्स पे वर्क कर सकते हो। आप खुद की सेट और रूल्स रेगुलेशन को भी इसमें मेंशन कर सकते हो। वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथफुलनेस। आपको
ट्रूथफुलनेस के साथ अपने प्रोफेशन में मेंटेन करना है। तो कोड ऑफ एथिक्स में जो आपके टॉपिक्स मेन आते हैं ना, तो कोड ऑफ एथिक्स में आपका मेन आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा एथिक्स की डेफिनेशन। फिर आपके आते हैं पर्पस अभी हम लोगों ने 5 डिस्कस करे। फिर आते हैं प्रिंसिपल, ये आपके हैं प्रिंसिपल। तो कोड ऑफ एथिक्स में आपको ये सारे टॉपिक्स को मेंशन करना है। अगर 3 मार्क्स में आ रहा है तो आपको ये तीनों चीज़ें मेंशन करना है। अगर 5 मार्क्स में आ रहा है तो आप इसमें नर्सिंग की डेफिनेशन ऐड ऑन करोगे और कोड ऑफ एथिक्स के एलिमेंट्स को ऐड ऑन करोगे। क्या चीज़ें ऐड करोगे? एक तो डेफिनेशन ऐड ऑन करोगे आप और एलिमेंट्स ऐड ऑन करोगे। तो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस कर ली, इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, एथिक्स का पर्पस डिस्कस कर लिया, प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स किसके? कोड ऑफ एथिक्स के। कोड ऑफ एथिक्स में आईसीएन के अकॉर्डिंग 4 प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो आईसीएन मतलब कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज है, इसको अडॉप्ट करा था इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स ने। कब? 1953 में। इसके बाद ही आईसीएन के 4 प्रिंसिपल एलिमेंट्स आते हैं। वो 4 प्रिंसिपल एलिमेंट्स आपके हैं। सबसे पहला एलिमेंट है आपका नर्स एंड प्यूपल। नर्स एंड पीपल के बाद आपका सेकंड एलिमेंट है नर्स एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट आपका एलिमेंट है नर्स एंड सोसाइटी। नेक्स्ट आपका एलिमेंट है नर्स एंड कोवर्कर। तो ये आपके 4 एलिमेंट हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाकी बुक में आपको एक और एलिमेंट मिल जाता है नर्स एंड द प्रोफेशन, बट जो कोड ऑफ एथिक्स के जो आपको मिले हैं आईसीएन के अकॉर्डिंग, वो आपके 4 मेन हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, आप 4-5 पॉइंट कर सकते हो। एक्स्ट्रा लिखने से कभी मार्क्स कटते नहीं हैं, और जो आप कम लिखोगे तो उसमें कम जैसी कोई चीज़ नहीं है। क्यों? इतनी चीज़ें आपको मेंशन करी गई है। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है नर्स और पीपल का, तो ये जो नर्स की एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक पर्सन की केयर के लिए। तो नर्स और पीपल में जो भी आपका मेंटेनेंस आता है वो किसके लिए आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड करोगे। साथ ही साथ जो नर्स होती है वो प्रोवाइड करती है केयर को और प्रमोट करती है एनवायरमेंट वैल्यूज और कस्टम्स को। तो नर्स और पीपल के बीच में आपको पता है, अगर कभी भी कंफ्यूजन आए तो आप एक नर्स और एक पेशेंट को आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। जितना भी उनके बीच का रिलेशनशिप होता है, जितने भी उनके बीच की प्राइमरी वर्कर्स होते हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो सब आपके नर्सेज एंड द पीपल में आ जाएंगी। फिर आपका पॉइंट है नर्सेज एंड द प्रैक्टिस। अगर मैं बात करूँ नर्सेज एंड द प्रैक्टिस में आपके कैसे पॉइंट्स आएंगे? सबसे पहले तो नर्स कैरीज करती है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नर्सिंग प्रैक्टिस में, तो इस सबको मेंटेन करना होगा। आपको मेंटेन करने के साथ ही साथ आपको अपने हाईएस्ट स्टैंडर्ड की पॉसिबिलिटी को मेंटेन करना होगा। नर्सेज को कभी कभी जजमेंटल भी मिलते हैं, लेकिन उस चीज़ें से आपको कोई भी ऐसा नहीं कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीगेट कर दो या फिर एक्सपेक्ट कर दो, आपको ये मत करना है। सिंपल सी बात है, इसको मैं बुकिश लैंग्वेज में थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ। नर्स और पीपल का मतलब है एक नर्स और पीपल के बीच में क्या ऐसी चीज़ें जो आपको क्या चीज़ ऐसी जो प्रमोट करती है सोसाइटी को। फिर नर्सेस और प्रैक्टिस में ऐसी क्या चीज़ें जो आपके सोसाइटी को प्रमोट करते हैं, इन्वायरमेंट को। तो एक उनके हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करता है आपके इस सिचुएशन पे। फिर नर्स एंड सोसाइटी, इसमें क्या होता है, जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एक हेल्थ केयर वर्कर की है। नर्सेस कोवर्कर के साथ कैसी हैं? तो नर्सेस कोवर्कर के साथ एक कोऑपरेटिव रहती हैं, एप्रोप्रिएट एक्शन भी लेती हैं। तो बस इस 4 एलिमेंट्स के मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं। जो नर्सिंग और प्रोफेशन का है, तो प्रोफेशन में कुछ नहीं है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डिजायरेबल स्टैंडर्ड को, साथ ही साथ एक नर्सिंग प्रैक्टिस और नर्सिंग एजुकेशन को। कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। कोड ऑफ एथिक्स का रिलेटेड जो भी आपका डाउट था वो भी कंप्लीट हो गया। हमने डिस्कस करा 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। आपका अगर एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है तो आपको कंटेंट थोड़ा सा कम कर देना है, मतलब कि कोड ऑफ एथिक्स आप पूरा लिखोगे, जो कि आप नर्सिंग डेफिनेशन है और जो एलिमेंट्स है आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो तो बस कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।